हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वैलेंसी से रिलेटेड। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको वैलेंसी कैलकुलेट करना बताया है कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ अ सर्टेन एलिमेंट्स एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये चीज आप मेरी प्रीवियस वीडियो में एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, तो आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि हमें इसको कैसे फाइंड आउट करना होता है। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट कराएंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, उससे रिलेटेड वैलेंसी से, जिससे आपके जो जितने भी डाउट्स हैं या जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ एग्जांपल। समझते हैं क्या चीज है ये। तो मैं एक क्वेश्चन मेंशन कर रही हूँ, क्वेश्चन आप लोगों को नोट डाउन करना पड़ेगा। क्वेश्चन है, इफ द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 एंड दैट ऑफ सल्फर इज 2। इफ द वैलेंसी, टॉपिक का नेम मेंशन कर दे रही हूँ न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स ही लिख लीजिए क्योंकि ये प्रॉब्लम्स ही हैं और प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। प्रॉब्लम्स ऑन वैलेंसी। ठीक है, क्वेश्चन है, इफ द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, इफ द वैलेंसी ऑफ कार्बन is 4 and that of sulfur is 2, is to find work out the formula of the compound formed by the combination of carbon with sulfur. What is the name of the compound? तो आपको वर्क ऑन दी फॉर्मूला करना है। वर्क ऑन दी फॉर्मूला मतलब आपको फॉर्मूला फॉर्म करना है बच्चों। एंड व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम, उस कंपाउंड का आपको नेम भी बताना है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो कार्बन है, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन लिख लीजिए। और सेकेंड आपका सल्फर है। कार्बन की वैलेंसी मेंशन कर दी है 4, इसकी है 2। मैंने आपको बताया था कि जिस टेबल से कैंसिल आउट हो जाए दोनों नंबर्स, उनको आप कैंसिल कर दीजिए। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 1 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करा देना है, तो हम क्या लिखेंगे, CS2। तो इसका नाम क्या होगा, व्हाट इज द नेम, तो इसका नाम आप लिखेंगे कार्बन डाइसल्फाइड। अब देखिए डाई वर्ड क्यों आया, क्योंकि यहाँ 2 प्रेजेंट है। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है 1। ठीक है, अब जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, सपोज एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं हम लोग HCl का। तो HCl का हम लोग क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन जस्ट क्लोराइड। अब मैं इसे मोनोक्लोराइड भी लिख दूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये 1 है, मोनोक्लोराइड है। अब कार्बन लिखा है, CO2 लिखा है सपोज, तो मैंने इसे लिख दिया कार्बन डाई ऑक्साइड, 2 है। ठीक है, अब एल्यूमिनियम अगर मैंने मेंशन किया AlCl3, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में, या जस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड, तब भी आप इसे इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो वर्ड्स आ रहे हैं, मोनो है, डाई है, ट्राई है, ये बेसिकली हम इनके नंबर्स को यूज करते हैं जो हमारे एनाइंस में होते हैं, कैटाइंस में नहीं, हमारे एनाइंस में। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो लेफ्ट साइड पार्ट होता है वो आपका कैटाइन होता है और जो राइट साइड होता है वो आपका क्या होता है, एनाइन होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने लिख दिया PCl5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम, पोटेशियम पेंटा क्लोराइड। तो ये जो वर्ड्स आए हैं ये वाले, इनको हमें बस ये नाम ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे जो नंबर्स होगा वो एक्चुअली हमें उसका सफिक्स बता रहा होगा कि कितने नंबर्स उसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ मैंने इसीलिए डाई वर्ड लगाया क्योंकि यहाँ पे 2 है, इसलिए लिखा है डाई। और S को क्योंकि आप सल्फाइड कहते हैं तो इसलिए नाम हो गया कार्बन डाई सल्फाइड। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एलिमेंट बी शो वैलेंसी ऑफ 4 एंड 6। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट बी shown 2 valencies।
अब टू वैलेंसीज वाले हमने ऑलरेडी पढ़ लिए थे, जैसे कि हमारा Cu+1, Cu+2, Fe+2, Fe+3, Hg+Hg+2। तो इनके जो डिफरेंसेस थे वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, वो अभी भी बता देंगे। तो उन्होंने लिखा है कि एक एलिमेंट बी है जो दो वैलेंसीज शो करता है 4 and 6 ऑफ 4 and 6। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है कि राइट दी फॉर्मूला ऑफ इट्स टू ऑक्साइड्स। आपको इसके दो ऑक्साइड्स का फॉर्मूला लिखना है। राइट दी फॉर्मूला ऑफ इट्स टू ऑक्साइड्स, मतलब ऑक्साइड्स के बिहाफ पे आपको बी से ऑक्सीजन को रिएक्ट कराना है और उसकी बैलेंसीज को देखते हुए काम करना है। चलो देखते हैं कैसे क्या काम करना है। तो ये हमारा बी हो गया जिसकी वैलेंसी हमारी 4 है और ऑक्सीजन है, ऑक्साइड है तो डेट मींस ऑक्सीजन है, तो ये हमारा हो गया 2। ठीक है, ये हमारा हो गया 2। अब यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पे ये 4 है, तो आप इसे कैंसिल कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 and 2। तो फॉर्मूला बन जाता है BO2। ये देखिए कार्बन सॉरी, जो बी है उसकी वैलेंसीज मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कराया है मैंने, इसको इधर भेज दिया है, इसको इधर भेज दिया है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा बी, इसकी वैलेंसीज दूसरी कौन सी आई है 6 आई है और ऑक्सीजन की कितनी होती है 2। तो 2 1 जा 2 3 जा 6, ये 3 और 1 हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे आप इनका, तो क्या हो जाएगा BO3। समझ में आ गई ये बात। अब देखिए ऐसा कौन सा कंपाउंड सॉरी एलिमेंट है जो दोनों ही स्टेट को शो करता है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, तो ये मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियो में नहीं बताया, इसलिए अभी यहाँ पर बता दिया क्योंकि एज अ क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। जो आपका बी है वो आपका सल्फर है। सल्फर क्यों? क्योंकि सल्फर जो है वो आउटर मोस्ट में 284 रखता है। सही है, रखता है या नहीं? नहीं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 16, तो होता है 2,8,6। हाँ मत कर दिया करो, जब मैं क्वेश्चन पूछा करूँ तो उसका सोचा करो कि हाँ मैम ने बोल दिया, हाँ ये ठीक है, एक बार मैं देखता हूँ। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8,6। तो इसका मतलब कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, या फिर 6 के 6 लूज करने की भी टेंडेंसी रखता है। ये आगे की क्लास में आपको पढ़ना है। तो ये यहाँ पर 6 भी दिखा रहा है और प्लस यहाँ पे 4 भी दिखा रहा है, दोनों स्टेट्स दिखा रहा है। तो हमने क्या करा, हमने इसको ये मान लिया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों ही स्टेट हो सकती हैं सल्फर की। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि एक क्या हो सकता है सल्फर डाइऑक्साइड और एक हो सकता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दो क्वेश्चंस हो गए इससे रिलेटेड, वैलेंसी से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, एन एलिमेंट एक्स ऑफ अ वैलेंसी 3। ये मैं ऊपर वाला रब कर ले रही हूँ, शायद आपने इसे नोट आउट कर लिया हो। एन एलिमेंट एक्स ऑफ वैलेंसी, x of valency 3 combined with another element y of valency 2, combine with another element y of valency 2। ठीक है, what will be the formula of the compound? What is the formula? ये लिखते हैं। तो बता दो बच्चों कि ए एक्स है, एक दूसरा कौन सा है y है। x की वैलेंसी 3 है, y की वैलेंसी 2 है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो बच्चों। तो x2y3। ठीक है, आपको याद आ रहा है कुछ कि अगर हम बात करें x की वैलेंसी अगर वो 3 दिखा रहा है, तो हमने जो पढ़े थे उसमें हमारे पास था Cu+2, एक ग्रुप ये था, Fe+2 और Fe+3 ये दूसरा ग्रुप था, Hg+ और Hg+2 ये हमारा तीसरा ग्रुप था, जो है ये सेम एलिमेंट्स के इलेक्ट्रो बैलेंसीज को शो कर रहा था।
मैंने बताया था कम वाला होगा अस और ज्यादा वाला क्या हो जाएगा एक। तो ये वाला हो गया क्यूप्रस, ये हो गया क्यूप्रिक, ये हो गया फेरस, ये हो गया फेरिक, ये हो गया मर्क्यूरस और ये क्या हो गया मर्क्यूरिक। ठीक है, क्लियर। तो अब जरा ध्यान दो कि x जो है वो 3 है, तो ये 3 तो यहाँ पर है ना, इसलिए ये Fe होगा। तो ये हमारा कौन सा एलिमेंट होगा Fe। और Y जो है वो ऑक्सीजन होगा क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन जो उसकी वैलेंसी है वो है 2। तो O हो गया 2, तो क्या फॉर्मूला बन गया Fe2O3। इसका नाम हो गया Fe2O3। अब आप इसे क्या बोलते हैं बच्चों, फेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरिक। इसे क्या बोलते हैं, फेरस। तो इसका नाम क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इसका नाम हो गया, बस। और अगर यही कंपाउंड अगर चला जाता है Fe+2 में, दैट मीन्स 2 अगर 2 यहाँ पे होते तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते। जब कैंसिल आउट हो जाते तो बन जाता फॉर्मूला FeO, तो नाम हो जाता फेरस ऑक्साइड। तो फेरस और फेरिक दो चीजें। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोट डाउन कर लीजिएगा चाहे। अब मैं थोड़ा सा डिटेल्ड में बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में बताया था। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से रिलेटेड थोड़ा सा टॉपिक है, वो देखते हैं कि हमें कैसे इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चंस, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे अपनी जो लैंग्वेज है या मैंने जो अपने कॉन्सेप्ट स्टडी करे हैं वो मुझे अप्लाई कैसे करें। तो क्वेश्चंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो कर लिया करो क्वेश्चंस कभी कभी। क्वेश्चन है, लिख लीजिए, एंड एटॉमिक, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट x इज 13। एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय z इज 13, शॉर्ट में लिख दिया। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं आपसे इन इट्स आयन x+3। x+3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन x+3 ये पूछा है। और आपके पास एटॉमिक नंबर है 13। तो याद करो एटॉमिक नंबर 13 होता है एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम है ये, और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3 हो जाता है। ठीक बात। अब देखिए, जब भी कभी बात होती है किसी भी एलिमेंट के, तो हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में ध्यान रखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज हो सकते हैं, लेकिन कभी भी हमारे प्रोटॉन्स लूज नहीं हो सकते, वो न्यूक्लियस को छोड़ के कभी बाहर की साइड नहीं जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स में चेंजेस आएगा लेकिन प्रोटॉन्स में चेंज कभी नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारा जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल, और इसके जो अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उन पे चार्ज होता है नेगेटिव का। ठीक है, तो ये तो बाहर जा सकता है, ये तो शेल को छोड़ के चला जाएगा, लेकिन कभी भी प्रोटॉन उसको लूज नहीं करेगा। अगर प्रोटॉन ही नहीं रहा तो फिर एटम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखिए, कहाँ रहेगा बेचारा, चला जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा एक अर्थ पर। तो इन्होंने कहा +3 वाली स्टेट बताओ। इसका मतलब ये है कि जो आपका ये एलिमेंट है इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, क्योंकि प्लस का मतलब क्या होता है, लूज करना। तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दोगे यहाँ से तो क्या बचेगा, 2,8। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। दैट्स ऑल। तो हमारे पास जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एल्यूमिनियम अब रखता है x+3 स्टेट में, वो कितने रखता है, 10 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाता है लेकिन कभी भी प्रोटॉन का लॉस नहीं होता। अब जैसे मैं आपसे यहाँ पे कह देती कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो क्लोरीन मतलब Cl नेगेटिव में, तो आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। और 17 को हम कैसे लिखते हैं बच्चों, 17 को हम लिखते हैं 2,8,7, लेकिन माइनस का साइन है, दैट मींस वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। और जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा तो वहां पर वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 18। ठीक है, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 18। तो ये बात आप याद रखिएगा कि माइनस का साइन है
तो वो गेन करता है, और प्लस का साइन है तो वो क्या करता है, लूज करता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही लॉस में जाएंगे, प्रोटॉन से कोई मतलब नहीं। आई होप ये बात क्लियर होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात समझते हैं। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन आयन Z minus 3 is 10, the atomic number of the element Z will be। अब एक क्वेश्चन और मैं बता रही हूँ, ये आप ट्राई करिएगा, ये आपके लिए है, ठीक है, एज अ होमवर्क आप इसे ले सकते हैं। लिखिए, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, if the number of electrons in an ion Z minus 3 is 10, ऑलरेडी वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके तब 10 बनाया है। द एटॉमिक नंबर ऑफ Z विल बी, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका, ये आप आंसर निकालिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा एज अ होमवर्क। ये मैं आपको दे रही हूँ, द एटॉमिक नंबर ऑफ Z विल बी। ठीक है, ये आपका एक होमवर्क है, इसको आप अटेम्प्ट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, डन, रब कर देती हूँ। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, द फॉर्मूला ऑफ कार्बोनेट ऑफ अ मेटल M is M2CO3। द फॉर्मूला ऑफ कार्बोनेट of a metal M, of a metal M is M2CO3। ये फॉर्मूला है कार्बोनेट के लिए। तो ये कह रहे हैं व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स आयोडाइड, नाइट्राइड एंड फॉस्फेट। व्हाट विल बी द फॉर्मूला for its nitride, phosphate and iodide। तीन के लिए आपको ये कैलकुलेशन करनी है। फॉर्मूला ऑफ कार्बोनेट ऑफ अ मेटल M is M2CO3, ये होता है। फॉर्मूला क्या होगा नाइट्राइड के लिए, फॉस्फेट के लिए और आयोडाइड के लिए, क्या होगा ये आपको बताना। तो अब मैं CO3 कार्बोनेट की जगह नाइट्राइड मेंशन करूंगी, CO3 की जगह फॉस्फेट मेंशन करूंगी और CO3 की जगह आयोडाइड मेंशन करूंगी। आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि जो M है उसकी वैलेंसी क्या होगी, आप खुद बताइए क्या होगी। ये देखिए CO3 है, ये CO3 क्या होता है आपका, कार्बोनेट। क्या होता है बच्चों, कार्बोनेट। और कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है बताइए, कार्बोनेट की वैलेंसी होती है -2। ठीक है, तो अब बात ये है कि M जो है वो 1 स्टेट में होगा, डेट मींस उसकी वैलेंसी 1 होगी, और कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है 2, तभी तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या बना M2CO3। तो हमने ये पता कर लिया कि M की वैलेंसी कितनी है, 1 है। तो अब हम नाइट्राइड के लिए, फॉस्फेट के लिए और आयोडाइड के लिए निकालेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले हम नाइट्राइड के लिए निकालते हैं, फिर हम फॉस्फेट के लिए कैलकुलेट करेंगे और फिर हम करेंगे आयोडाइड के लिए। मैंने इस तरीके से इसको सेपरेट आउट कर दिया। अब M लिख दो, उसकी वैलेंसी 1 है। नाइट्राइड क्या होता है N3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो फॉर्मूला बन गया क्या आपका M3N। ठीक है, समझ में आया, M3N। फॉस्फेट M1 वैलेंसी फॉस्फेट PO4, इसकी 3, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा M3PO4, ये फॉर्मूला बन गया फॉस्फेट। आयोडाइड M1
आयोडाइड आई -1 1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा Mi। दैट्स ऑल। तो ये हमारे पास फॉर्मूलाज नाइट्राइट के लिए आ गया, फॉस्फेट के लिए आ गया और आयोडाइड के लिए आ गया। क्लियर है बच्चों ये बात? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, बाकी आई होप सो ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, चलिए फिर ये न्यूमेरिकल सेक्शन आपका है वैलेंसीज से रिलेटेड। अब वैलेंसीज से रिलेटेड आपके डाउट्स बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, बस आप मेरी प्रीवियस 2 वीडियोस को जरा अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और दूसरी बात हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं। दोनों चीजें में बहुत अंतर होता है, एक याद करना और उसे अप्लाई करना। जैसे ये क्वेश्चंस हैं, इन पे हमने अप्लाई किया, तो आप उसको जब अप्लाई करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने अपने कैलकुलेशन दैट मीन्स मैंने अपनी स्टडी में कहाँ पर लूप छोड़ा है। जहाँ पे आपको लूप पता चले उस पर और वर्क करिए और अच्छा इंप्रूवमेंट करिए, बस बात खत्म। बाकी सब तो आपके कंट्रोल में है ही। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हैव अ गुड डे, थैंक यू।